हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरिट जोन में। और आज का टॉपिक है द रिसर्च प्रोसेस। अभी की क्लास से पहले हमने जाना कि रिसर्च क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आज हम जानेंगे कि रिसर्च करने की प्रोसेस क्या है, कैसे एक रिसर्च को किया जाता है। एक इफेक्टिव रिसर्च को करने की पूरी प्रोसेस आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले जानेंगे हम। अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ रिसर्च फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश, एक अच्छी रिसर्च की स्टेजेस क्या होती है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे लर्न हाउ टू फ्रेम रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस। यहाँ पे दो वर्ड है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम जानेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और नेक्स्ट हम जानेंगे एक्सप्लोर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक। कि रिसर्च को करने के लिए हमें डाटा चाहिए, किसी भी रिसर्च को करने के लिए। और उस डाटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, उसे एनालिसिस कैसे करेंगे उस रिसर्च में यूज करने के लिए, वो हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर डाटा कलेक्शन, सॉरी ये तो हो गया। अंडरस्टैंड रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इन रिसर्च। कि अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, रिसर्च कर ली, अब उस रिसर्च को प्रेजेंट भी तो करेंगे, तो वो हम जानेंगे कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इमेज से कि एक रिसर्च करता हुआ आदमी कैसा लगता है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस? अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कंडक्ट रिसर्च। एक लॉजिकल सीक्वेंस टू स्टेप टू कंडक्ट रिसर्च। एक लॉजिकल तरीके से हमें रिसर्च को आगे बढ़ाना है, एक रिसर्च को करना है। ये नहीं कि हवा में हमने कुछ भी कर दिया, हवा में हमने कोई सी भी चीज दे दी। हमें एक लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में रिसर्च को कंडक्ट करना है। नेक्स्ट है इंश्योर स्टडी इज ऑर्गेनाइज्ड, वैलिड एंड रिलायबल। अब इन वर्ड्स का मतलब जाने, ऑर्गेनाइज फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल में होंगे तो आपने पेपर्स दिए होंगे, यूनिट टेस्ट दिए होंगे, तो सबने जाके टीचर्स के पास उन यूनिट टेस्ट को जमा करवाया। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी जो टीचर होंगे वो क्या करते हैं, उनको आपके रोल नंबर वाइज सेट करते हैं उसको, पेपर को या यूनिट टेस्ट को। ठीक है। अब जो अनऑर्गेनाइज था, इसी चीज को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चीजों को ऑर्गेनाइज करना हमारी सहूलियत के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, कि हम उसे एक बेटर तरीके से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं पेपर्स में से अगर मैं बोलूंगा जो आपने कलेक्ट किए और आपकी टीचर ने कलेक्ट किए, जो आपने कलेक्ट कर लिए बिना रोल नंबर वाइज, उसमें से मैं बोलूंगा रोल नंबर 30 और 32 के एग्जाम पेपर्स मुझे दो, तो आपको सब चेक करना पड़ेगा। वो कहीं भी हो सकते हैं, बट अगर वो ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज है तो जल्दी से आप निकाल के मुझे दे दोगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। वैलिड का मतलब होता है कि वैलिडेशन है, पुख्ता है। हिंदी में अगर मैं बोलूं कि उसकी वैलिडेशन है, कि वो फैक्चुअल है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल है कि हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। अगर हमें उस डाटा के ऊपर और जानकारी चाहिए या उस इंफॉर्मेशन को बेस मान के अगर हमें और काम करना है, तो वो रिलायबल है, वो रिलायबल कहलाता है। दूसरा है अवॉइड गैस वर्क। एक अच्छी रिसर्च में हमें गैस वर्क से अवॉइड, गैस वर्क को अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए? प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रिसर्च में हमें गैस वर्क नहीं चलाना चाहिए कि भैया ये ऐसे हो सकता था, वो भी चाहिए। अगर हम गैस भी कर रहे हैं, कोई थीसिस भी दे रहे हैं, तो उस थीसिस के पीछे भी कुछ फैक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए जो उस थीसिस को, उस इमेजिनेशन को सपोर्ट करे। तो गैस वर्क से पहली बात समझना चाहिए, हमें फैक्चुअल चीजें लेके चलनी चाहिए एक रिसर्च में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। अब रिसर्च प्रोसेस पे आते हैं कि रिसर्च को कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या है। पहला है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च करोगे तो उसका टॉपिक हमें पता होना चाहिए या फिर प्रॉब्लम। रिसर्च करते हैं दो चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज के लिए, किसी चीज में हमें नॉलेज और जाननी है, उस चीज को और जानना है, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं, डायग्नोस करने के लिए रिसर्च करते हैं। इसके दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वन एग्जांपल, हमने रिसर्च की इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पे।
1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो जितना पूरा उसके पीछे मूवमेंट है उसके ऊपर हमने रिसर्च की और नॉलेज गेन की कि भाई कैसे कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, आंदोलन किए, और 1947 में हमें रिसर्च मिली। वो एक टॉपिक हो गया नॉलेज के लिए। और उसके बाद दूसरा होता है कि कोई हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम रिसर्च करें। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया था, कोरोना आया था 2020 में, ठीक है, कोविड-19 2020 में आया था, तो रिसर्च हुई उसके ऊपर भी, उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारी रिसर्च हुई और वैक्सीन निकली। वो भी रिसर्च होती है, डायग्नोस्टिक वाली रिसर्च होती है। दूसरा कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है और पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो जो हमारा नीति आयोग है उसे ना पॉलिसी बनानी है उन बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो वो क्या करेगा, पहले रिसर्च करेगा कि कितने बेरोजगार है, उस डाटा को कलेक्ट करेगा, कितनों की स्किल क्या है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कितने परसेंट लोग ग्रेजुएशन करके बेरोजगार है, कितने परसेंट लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके बेरोजगार है। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा नीति आयोग है वो नीतियां बनाएगा। दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च हो गई। तो उसके लिए हमें टॉपिक चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है जिस पर हमें रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट इंफॉर्मेशन, जिस भी चीज की हमें रिसर्च करनी है उसकी पास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। हम उसका लिटरेचर पढ़ेंगे कि हमसे पहले किसी ने अगर उस पर रिसर्च किया या हमसे पहले कोई नॉलेज का फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास है या नहीं है, हम पहले ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस पे रिसर्च करनी है, रिसर्च पेपर बनाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज है हमारे पास, हमसे पहले वाले लोगों के काम है, बुक्स है, उस जमाने के कुछ लेख होंगे, रिटर्न चीज़ें होंगी, वो हमारे पास है। अब हम उन्हें देख के इंस्पिरेशन लेके कि भाई इस टाइप पे ये हुआ था, ये हुआ था, और एक रिसर्च करेंगे, तो वो होता है रिव्यू लिटरेचर। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस होता है एक इमेजिनरी चीज या अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लेके चलते हैं, पॉइंट ऑफ बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकते हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस निकल सकती है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है, या ऐसा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस ये निकलती है कि भाई अंग्रेजों, दो तरह की, पहली ये कि अंग्रेजों से हमने लड़के आज़ादी ली, या फिर दूसरे की अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी, कि वो इतने एप्लीकेबल नहीं थे, वो इतने उस टाइम पर स्ट्रांग नहीं थे कि हमारे देश को और चला सके, इसलिए उन्होंने हमें आज़ादी दे दी हमारे देश का विभाजन करके, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस है। कोविड-19 पे आ जाइए। कोविड-19 की भाई यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, चाइना में किसी ने चमगादड़ खा लिया, बैट खा लिया, और उससे एक बंदे से पूरे दुनिया में वायरस फैल गया, एक हाइपोथेसिस। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि चाइना ने जानबूझकर बायो वेपन से कोविड-19 को फैला, कोविड-19 वाज अ बायो वेपन, एक हाइपोथेसिस ये निकल के आती है। या फिर आपने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा होगा, इल्यूमिनाटी का नाम सुना होगा, कि इल्यूमिनाटी ने अपनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 को फैलाया, तो कम हो जाए। तो ये हाइपोथेसिस है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक तर्क है कि ऐसा हो सकता था, या ऐसा हुआ है, या ऐसा होगा, कि जैसे आने वाले भविष्य में जो एआई है सबकी जॉब खा जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल, अगर जो आप टॉपिक चूज करें उस पर है या नहीं है। सिलेक्ट रिसर्च डिजाइन। रिसर्च का डिजाइन हम आगे पढ़ेंगे कि रिसर्च का डिजाइन क्या होगा, डायग्नोस्टिक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, किस तरह से हमें उसको डिजाइन करना है। नेक्स्ट है कलेक्ट डाटा। डाटा कलेक्ट करना उस रिसर्च के लिए, जैसे मैंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए डाटा चाहिए कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितनी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बनाएंगे। तो कलेक्शन डाटा, ठीक है। एनालाइज डाटा। एनालाइज डाटा मतलब कि हमारे पास ये डाटा है, किस डाटा की हमें जरूरत थी, किस डाटा की हमें जरूरत नहीं थी, अब इस डाटा से हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इससे और क्या क्या हमारी रिसर्च में मदद मिलेगी, उसे कहते हैं ना इंटरप्रेटेड रिपोर्ट फाइंडिंग्स। इंटरप्रेटेड एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स का मतलब है कि सब कुछ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट फाइंडिंग, कि भाई ऐसा है, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि सेंसस,
जिसे कहते हैं वो होगा, जनगणना होगी। तो हमारा जनगणना क्या है, वो भी डाटा है, उसे एनालाइज करेंगे कि हमारे देश में इतनी आबादी है, इतनी आबादी अमीर है, इतनी आबादी गरीब है, इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। वो सब क्या होगा, इंटरप्रिटेशन है, रिपोर्ट फाइंडिंग, कि भाई इस रिपोर्ट में हमें ये फाइंडिंग्स मिली है, ये सूचनाएं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिसर्च का एक डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि रिसर्च क्या होनी चाहिए। कि पहले रिसर्च क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस। अनबायस मतलब कि हमारी रिसर्च में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। दूसरा है एम्पिरिकल एविडेंस। हमारी रिसर्च में अगर हम कोई हाइपोथेसिस दे भी रहे हैं, कोई बात बोल भी रहे हैं, तो उसके ऊपर फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए, फैक्चुअल फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी मतलब अगर हमारी की गई रिसर्च पे आगे जाके कोई और काम करना चाहता है तो वो कर सके, इतनी थोड़ी आसान होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आपने कहाँ से डाटा लिया और आपका सोर्स क्या था, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी रिसर्च में लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लॉजिकल मतलब कि आप लॉजिक पे बात कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात कर रहे हो, हवा में बातें नहीं कर रहे। जैसे यूट्यूब पे आगे, फेसबुक पे आगे, इंस्टाग्राम पे आगे कोई भी कुछ भी बातें बोलने लग जाता है। कोई कहता है कि भैया खाना खाने के बाद पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई कहता है चलना चाहिए, कोई कहता है ये खाना, ये चीज़ खाने से बीमारी हो जाएगी, कोई बंदा वही सेम चीज़ बोलता है कि ये चीज़ खाने से आपकी बीमारी घट जाएगी। तो हवा में बातें नहीं, उसके पीछे फैक्ट्स और लॉजिक होने चाहिए। पीयर रिव्यूइंग, आपके साथियों के साथ आपका अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने रिसर्च का रिव्यू करवा सकते हो बिफोर रिपोर्ट करने से पहले, उसे सबमिट करने से पहले, कि मैंने ये रिसर्च की, आप देख के बताइए, आप रिव्यू करके बताइए कि ये किस हद तक बढ़िया है या नहीं है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद आप उस दिक्कतों को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेटिव प्रोसेस। इंटरेटिव प्रोसेस मतलब कि जो आपकी रिसर्च है वो एक अच्छी स्टेप बाय स्टेप चली है, एक प्रोसेस से गुजरी है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। सेम ही है, आपने अपनी रिसर्च को करने में एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई है, स्टेप बाय स्टेप आप चले हैं। ठीक है, जो स्टेप्स मैंने आप पहले बताए थे। नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग रिसर्च फॉल। अब थोड़ा बात पढ़ेंगे उन्हीं चीज़ों को। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। पहला है प्रॉब्लम, गैप इन प्रॉब्लम एंड सॉरी गैप इन नॉलेज, नीड फॉर सोल्यूशन। कुछ क्या होता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज ऐसी होती है जिसमें गैप हो जाता है, उसके ऊपर किसी ने बहुत टाइम से बात नहीं की, उसके ऊपर बहुत बात नहीं करी, तो गैप आ जाता है, उसको प्रॉब्लम को हमें जब मैंने नॉलेज का मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, उसके या फिर किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, ये मैं बता चुका हूँ। शुड बी क्लियर, क्लियर रिसर्चेबल और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। क्लियर ऐसे होनी चाहिए कि अगर उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति या पर्सन उस रिसर्च को पढ़ रहा है तब भी उसे समझ में आ जाए, अगर उस रिसर्च से ना जुड़ा व्यक्ति या पर्सन पढ़ रहा है उसे भी समझ में आ जाए। सोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, सोसाइटी इश्यूज, ये सोर्स ले सकते हैं हम अपनी रिसर्च का, एक्सपीरियंस, लिटरेचर या सोशल, तो सोसाइटल इशू जो मैंने बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने बताया था अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं, अवॉइड डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन जो मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो अपने पुराने लेख वो सब हमें कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना कि थोड़ी चीज़ यहाँ से कॉपी कर ली, थोड़ी चीज़ वहाँ से कॉपी कर ली, और उन सबको कॉपी करके उनको मिक्स करके एक रिसर्च करा दी। रिसर्च आपका एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, तो अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नहीं करना, कॉपी नहीं करना हमें। आइडेंटिफाई गैप, जितनी भी हमारे पास लिटरेचर है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, उनके बीच में क्या गैप होगा, पास्ट इंफॉर्मेशन के बीच का गैप, उसे हमें पूरा करना है कि भाई ऐसा तो इन्होंने तो किसी ने नहीं दिया, सबने सारी चीजें दी है लेकिन किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ठीक है, चूज सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड मतलब कि हमें उस रिसर्च को करने का सूटेबल मेथड ढूंढना है, चाहे वो लिटरेचर हो। मैंने क्या कहा था, लिटरेचर है हमारे पास, लिटरेचर भी कई तरह की है, लिटरेचर बुक्स हो गई, किसी के लेख हो गए, पत्र हो गए, तो आप किस पर रिलाय करना पसंद करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है सोर्सेज, जर्नल्स जो मैंने बताया था, जर्नल्स जो लोग लिखते हैं, पर्सनल बुक्स हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, थीसिस, ऑनलाइन डेटाबेसेस। एग्जांपल रीडिंग एग्जिस्टिंग स्टडीज ऑन डिजिटल लर्निंग इम्पैक्ट, ये हो सकता है।
कि हमें रिसर्च करनी है डिजिटल एआई, जो मैंने कहा था कि एआई के लिए थीसिस दी जा रही है कि एआई जो है वो जॉब खा जाएगा, तो उस पर रिसर्च करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, स्टडी ऑन डिजिटल लर्निंग इम्पैक्ट, जो अभी मेरे पास रिसर्च मौजूद है, जो अभी सबमिट हो चुकी है, उससे मैं आइडिया लूंगा और अपनी आगे का काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से एक इमेज कि रिसर्च करने में बहुत सारा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत मेहनत जाती है, एक एक चीज़ों को हमें देखना है, समझना है। ठीक है, स्टेप 3 फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जो मैंने बताया था हाइपोथेसिस कि भाई अ टेक्स्ट बुक प्रिडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होते रहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं, पहला नल हाइपोथेसिस, नॉट रिलेशनशिप इफेक्ट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिलेशनशिप इफेक्ट एग्जिस्ट। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट यूजिंग एक्टिव रिकॉल विद स्कोर हायर देन दोज हु डोंट। ठीक है, पहले हम नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ओ और H1 के बारे में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि डिजिटल इम्पैक्ट के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ध्यान से सुनना बात को, जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेते हैं और जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उनके रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। उस पर अगर मैं उनके दोनों के बीच में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के स्कोर के बीच में इक्वल है, कि ये भी इक्वल स्कोर कर रहे हैं, 100% ला रहे हैं, और ये भी 100% ला रहे हैं, तो ये हो जाती है नल हाइपोथेसिस। क्या हो जाती है? नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशन फाउंड, कोई चेंज नहीं है, सेम है। अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाती है कि रिलेशन इफेक्ट एग्जिस्ट, कि भैया ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वालों से ज्यादा ला रहे हैं, 80% ऑनलाइन वालों का रिजल्ट है, ऑफलाइन वालों का 100% रिजल्ट है, तो ये हो जाती है आपकी ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव जिसे कहते हैं H1, इसे कहते हैं H0। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जहां पे रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, जहां पे इफेक्ट है दो वेरिएबल्स के बीच में। अब आ जाते हैं एग्जांपल, जो स्टूडेंट यूजिंग एक्टिव रिकॉल विल स्कोर हायर देन दोज हु डोंट। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमारे कान में या दिमाग में चीजें गई है, उसे हम कितनी जल्दी और कितने इफेक्टिव तरीके से रिकॉल कर पाते हैं, दोबारा दिमाग में लेके आ पाते हैं। क्योंकि देखो क्लास में जब कोई स्टूडेंट बैठा होता है ना, तो जो टीचर की वॉइस होती है, जो टीचर पढ़ा रहा, तो सबके कान में बराबर जाता है, लेकिन कोई उस चीज को एग्जाम में रिकॉल अच्छी तरीके से कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो ये यही कहना चाह रहा है, स्टूडेंट यूजिंग एक्टिव रिकॉल विल स्कोर हायर देन दोज हु डोंट। अब ये कौन सी हाइपोथेसिस हो गई? ये हो गई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी H1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी रिसर्च में क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, कि वो सामने वाले को सोचने का, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका दे। स्टेप 4 रिसर्च का डिजाइन। रिसर्च का डिजाइन मैंने बताया था कि भाई डिपेंड करता है टॉपिक पे। ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ रिसर्च विल बी कंडक्टेड, टाइप एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल प्लस ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होगा, आपके ऊपर कंट्रोल होगा प्लस ट्रीटमेंट होगा। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंट मतलब कोविड वाला एग्जांपल ले लो इसमें, और डिस्क्रिप्टिव मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया वाला। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ हमें एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और कोविड-19 में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, डायग्नोस किया चीजों को। एक्सप्लोरेटरी प्रिलिमिनरी स्टडी, एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि हम एक्सप्लोर करें, खोज, कोई नई इन्वेंशन करें, खोज करें। नेट की टिप, नेट एग्जाम में कैसे कर, ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन डिसाइडेड वैलिडिटी ऑफ स्टडी, जो आपका रिसर्च का डिजाइन है वो वैलिडिटी देता है कि आपकी रिसर्च कितने टाइम तक या कितने लोगों तक वैलिड रहेगी। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च है वो वैलिड रहेगी, डिस्क्रिप्टिव या सर्वे रिसर्च है वो इतने ज्यादा टाइम तक वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि कोई और आके आपसे अच्छी रिसर्च कर देगा और आपके गैप को भर देगा। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में भी यही होगा कि आपने कोई मेंशन किया, आपने कोई चीज एक्सप्लोर की, कोई और आपके बेसिस पे आके उसको
आगे वो एक्सपेरिमेंट कर देगा, वो एक्सप्लोर कर देगा और अच्छा इन्वेंशन कर देगा। नेक्स्ट स्टेप 5, डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा, जो फर्स्ट हैंड डाटा जो हम यूज करते हैं, डाटा जो हम लेके आते हैं डाटा, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, फर्स्ट हैंड डाटा, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे कलेक्ट करते हो, इंडिविजुअली कलेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी डाटा, ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट आर्टिकल। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, जिसके पास इकोनॉमिक्स होगी, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो मैं खुद कलेक्ट करूंगा, सेकेंडरी डाटा जो पहले से एग्जिस्ट है बस मैं उसे यूज करूंगा, जो इसका एग्जाम्पल है ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट आर्टिकल। ठीक है, टूल्स, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट। क्वेश्चनरी मतलब मैं किसी को क्वेश्चनरी दे दूंगा कि आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपके पास सर्वे टाइप आते होंगे, जिसमें आपको बताना होगा, टिक लगाना होता होगा कि भैया आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो और नहीं करते, आप कौन सा करते हो और कितने टाइम से करो, वो होता है ऑब्जर्वेशन। जब इंडिविजुअली मैं किसी को ऑब्जर्व करूंगा, कि उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करूंगा, उसका लाइफ स्टाइल ऑब्जर्व करूंगा, होता है ऑब्जर्वेशन। टेस्ट, जो स्कूल में मतलब टेस्ट लिए जाते हैं, या फिर मैं किसी का वैसे उस तरीके से टेस्ट लेता हूँ, जैसे साइकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट देते हैं, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उस तरह के टेस्ट। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन मेथड, इस पे आ जाते हैं। प्राइमरी डाटा मैंने बता दिया, सर्वे क्वेश्चनरी कि मैंने किसी को सर्वे किया, उसके साथ मैंने उसका नाम पता पूछा या क्वेश्चनरी दे दी कि भैया आप इनमें से क्या क्या करते हो या क्या नहीं करते। इंडिविजुअली मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया, सबसे बढ़िया ये होता है। उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि उसका लाइफस्टाइल क्या था, वो कहाँ जाता है, क्या काम करता है। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट मतलब वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं मैंने सुई हुई डाल दी, कुछ डाल दिया, नहीं, मैंने उसके थॉट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डाटा, लिटरेचर रिव्यू, जो मेरे पास पास्ट इन्फॉर्मेशन थी। गवर्नमेंट डाटाबेस, गवर्नमेंट जैसे आधार वगैरह हो गया, उससे पूरा आपका निकल जाएगा कि आपका कितने बैंक अकाउंट है, वो है। कमर्शियल डाटाबेस, कमर्शियल डाटाबेस जैसे फेसबुक, न्यूज़ आती है ना कि फेसबुक ने डाटा लीक कर दिया कि आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे क्या क्या देखते हो। वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग मतलब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कि आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या चलाते हो। ठीक है, तो दिस इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। डाटा एनालिसिस, अब डाटा को हमें एनालिसिस करना है। ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे नंबर्स की बात होगी कि कितने परसेंट लोग बेरोजगारी से नीचे हैं। क्वांटिटी डाटा, जिसमें न्यूमेरिक्स की बात होती है कि कितने परसेंट लोग, जिसमें नंबर्स की बात होती है न्यूमेरिक्स। क्वालिटेटिव, थीमेटिक, कंटेंट एनालिसिस, किसी के बिहेवियर की बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। टूल्स, एक्सेल, एसपीएसएस और आर, ये होते हैं उसके टूल्स। एग्जाम्पल, कंपेयरिंग एग्जाम स्कोर बिफोर एंड आफ्टर न्यू टीचिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक डाटा है, बार ऑफ पाई चार्ट टू शो कोरोना वायरस बाय कॉन्टिनेंट्स, कि दुनिया के कॉन्टिनेंट्स में कोरोना वायरस कितना फैला। यूरोप में 41.5% फैला, अमेरिका में 41.0% फैला, दूसरी कंट्रीज में 17.5% फैला, और अफ्रीका में 1.1% फैला, और हमारे एशिया में 16.1% फैला, और ओशियनिक में 0.3% फैला। तो ये ज्यादा, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया डाटा को। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, लास्ट स्टेप इसका ये है। एक्सप्लेन व्हाट इज द रिजल्ट मीन, रिपोर्ट फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन, कॉन्क्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। पूरी रिसर्च करने के बाद कॉन्क्लूजन क्या आया हमारे पास, रिजल्ट क्या आया, हमारे हाथ क्या लगा, हमारे पास क्या, कि हमारे पास जैसे मैंने बोला कि नीति पे हमें वो बनाना है, रिपोर्ट बनाने की पॉलिसीज बनानी है कि कितने लोग बेरोजगार है, तो हमें एक परसेंटेज पता चल गया भाई इसी सेक्टर में इतने इतने लोग इतनी इतनी पढ़ाई करके बेरोजगार है, या हमारे देश की जनसंख्या इतनी है और इतने लोग ये काम करे, इतने लोग ये काम करे, कोई खेती बाड़ी में इतने परसेंट लोग हैं, कॉर्पोरेट में इतने लोग काम करते हैं, सरकारी जॉब्स में इतने लोग हैं। ठीक है, कीप इट क्लियर, कंसाइज और एविडेंस बेस्ड, कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग का तरीका वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कि अगर कोई उस लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, तो वो भी हमारी उसको समझ लेगा। इतनी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा इतनी बात है वैसी नहीं होनी चाहिए कि समझ में ही ना आए, बंदा ही कंफ्यूज हो जाए, नहीं, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, कि हर
थीसिस के पीछे हमारा एविडेंस होना चाहिए, फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए। अगर हम एक इमेजिनरी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक प्रैक्टिकल कुछ चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन, एक एथिकल जो अच्छी है, मॉरलिटी बेस्ड है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना है। ऑनेस्टी एंड डाटा रिपोर्टिंग, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने आप डाटा डाल दिया, अपने आप नंबर बना लिया, नहीं, ऑनेस्टी होनी चाहिए। प्लेगरिज्म चेक, किसी से कही सुनी बात को नहीं डालना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, जिनका डाटा मिले उन्हें पता होना चाहिए कि उनका डाटा यूज हो रहा है। जैसे फेसबुक पे हमेशा आरोप लगता है कि वो हमारा डाटा क्या कर लीक कर देता है एडवर्टाइजमेंट वालों को, इससे हमारे डाटा जो भी हम समझ जो भी हम उस पर टाइप करते हैं ना वो हमारे पास आ जाता है। उसी की ऐड फेसबुक पे आई होती है, इंस्टाग्राम पे आई होती है, हम देख रहे होते हैं कि भाई मुझे टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट की ऐड आ जाएगी आपके फेसबुक पे, तो वो है कि हमारा कंसेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए कि भैया कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि मेरा डाटा कहीं यूज़ नहीं होगा। इसी के साथ ये क्लास आज खत्म होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।